हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो एक एसएससी कोर्स लॉन्च किया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है आप लोगों की एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल के लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस, इन सभी को कवर किया गया। सो मेक श्योर एक बार इस कोर्स को एप्लीकेशन पे जाकर विजिट कीजिए। राइट, सो आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है अकबर। हम लोग अकबर से रिलेटेड सभी चीज़ों को आज के लेक्चर में देखेंगे। अकबर हु इज़ कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, जिसने मुगल एम्पायर को पीक पर पहुंचाया था। जेनिथ पर था मुगल एम्पायर किसके टाइम पर? अकबर के टाइम पर। तो आज के लेक्चर में इनकी रिलीजियस पॉलिसी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी अलग अलग चीज़ें अकबर ने इंट्रोड्यूस करी थी उन सभी को आज के लेक्चर में देखा जाएगा। राइट, सो देखिए पहले ना बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अकबर थ्रोन पे बैठे थे 1556 में। राइट, 1556 में अकबर के फादर, जिनका नाम है हुमायूं, उनकी डेथ हो गई थी। और हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी? वो एक स्टेयरकेस से गिर गए थे और जिस कारण से, और वो लाइब्रेरी में थे जिस कारण से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सो हुमायूं की डेथ के बाद जैसे ही ये खबर बैरम खान तक पहुंची कि भैया हुमायूं की डेथ हो गई है, बैरम खान जो कि आर्मी जनरल थे बैरम खान की आर्मी में, उन्होंने तुरंत अकबर का कोरोनेशन करा। उन्होंने क्या करा? ब्रिक्स की पूरी एक थ्रोन बनाई, उस पर अकबर को बिठाया एंड 1556 में ही जैसे ही हुमायूं की डेथ की न्यूज़ उनके पास पहुंची, वैसे ही उन्होंने अकबर का क्या कर दिया? वहाँ पर कोरोनेशन कर दिया। ठीक है, अकबर कितने साल के थे? अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब उनका कोरोनेशन किया गया था। कब हुआ था? 1556 में। राइट, सो अकबर की जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो अकबर को हम यूजुअली 3 फेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, वो 3 फेजेस देखो इस तरीके से, 1556 से लेके 1560 तक का जो टाइम पीरियड है, अकबर वॉज रूलिंग अंडर प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान। राइट, सो 1556 से 1560 का जो है ये फर्स्ट फेज है, जब अकबर के जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे थे वो बैरम खान ले रहे थे एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में थे। वो बैरम खान के डिसीजन से क्या हो जाते थे? अकबर इन्फ्लुएंस हो जाते थे। दूसरा जो फेज है वो है 1560 से 1562। ठीक है, इस पर्टिकुलर फेज को पेटीकोट रिजाइम कहा जाता है। ये वो टाइम पीरियड है जब अकबर जो है किसके इन्फ्लुएंस के अंडर थे? महामंगा, जो उनकी फॉस्टर मदर थी। ठीक है, जिन इनके सभी डिसीजंस जो है कौन लिया करती थी? महामंगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, जो कि सेकेंड फेज है 1560 से 1562, इसे क्या कहा जाता है? पेटीकोट रिजाइम। इसके बाद जो थर्ड फेज है 1563 से लेके 1605, यहाँ पर अकबर ने अपने डिसीजंस जो है खुद लेना शुरू कर दिए थे। राइट, अभी मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि क्यों बैरम खान का प्रोटेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, क्यों बैरम खान की बातें सुनना बंद कर दी, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन अभी आगे एक एक करके जो है हम लोग फेजेस डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इनिशियली चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि उनका रियल नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। So Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar was one of the mightiest emperors during the Mughal era. ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल जनरल थे अकबर। उन्होंने क्या करा? स्लोली अपने पूरे मुगल एम्पायर को एनलार्ज करा। ठीक है, टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उनका जो पावर था अकबर, हिज पावर, हिज इन्फ्लुएंस हाउएवर एक्सटेंडेड ओवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ मुगल मिलिट्री, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। हम सभी जानते हैं कि अकबर के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला है उनके मिलिट्री, पॉलिटिकल, कल्चरल चीज़ों में, रिलीजियस चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नई इंट्रोड्यूस करी थी एंड काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट भी थे। ठीक है, जो उनका सबसे बेस्ट पार्ट माना जाता है। नाउ अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ मुगल डायनेस्टी। ठीक है, किसके बेटे थे? तो वो हुमायूं के बेटे थे एंड हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। राइट, तो पहले तो उनके फादर कौन है? तो हुमायूं, मदर हमीदा बानो बेगम। जन्म कब हुआ था? 1542 अमरकोट। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जब हुमायूं जो है उनसे उनका थ्रोन छीन लिया गया था, सुर डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी गई थी। ये वो टाइम पीरियड है जब हुमायूं जो है वो एग्जाइल थे और अमरकोट में 1542 में हमीदा बानो बेगम से उनका एक सुपुत्र होता है जिसका नाम है अकबर।
Now Akbar was only 13 years old at the time of Humayun's death. When his father died, अकबर जो है वो कहाँ पर थे, वो थे कालानौर, पंजाब में थे, ठीक है। इसलिए उनका कोरोनेशन जो है कहाँ पर किया गया था, कालानौर में ही उनका कोरोनेशन हुआ था 1556। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं कि अकबर का कोरोनेशन कहाँ पर हुआ था, तो उनका कोरोनेशन हुआ था कालानौर में, ठीक है। इट वॉज हिज ट्यूटर एंड हुमायूं के फेवरेट कॉन्फिडेंट जिनका नाम है बैरम खान, हु सर्व्ड एज द रीजेंट ऑफ मुगल एम्पर या एम्पायर फ्रॉम 1556 से 1560 तक, जो कि पहला फेज कहा जाता है मुगल पीरियड का ड्यूरिंग अकबर। ओके तो इतनी चीज़ हम समझ गए कि 13 साल के थे, कालानौर में थे, 1556 में उनका क्या हुआ था, कोरोनेशन हुआ था, बैरम खान उनके रीजेंट थे, एंड अकबर का रियल नेम जो था वो था अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, राइट। यहाँ से इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं राइट ना बोलूँ लेक्चर में, ओके तो ऑफेंड मत हो जाना अगर मैं राइट बोलती जाऊँ तो, ओके। सो एज अ कॉन्करर अकबर जो है ही ट्रम्प्ड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। देखिए अगर हम जब अभी अकबर के कैंपेन्स पढ़ेंगे तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से कैंपेन करे और उन्होंने साउथ इंडिया में कौन कौन से कैंपेन करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते उनके कॉन्क्वेस्ट, सिर्फ आपको ये याद रखना है, हाँ ये जो है बैटल हुआ था, ये बैटल में ये लोग थे, इन्हें पार्टिसिपेट करा था, अकबर की तरफ से ये गए थे, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता दूंगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट 4 ईयर था ना अकबर का रूल, दैट्स अ एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक हुआ है, काबुल से जौनपुर तक, इंक्लूडिंग जिसमें ग्वालियर भी था, ग्वालियर को बैरम खान ने जो है ओवरटेक करा था, अजमेर भी था अंडर हिज रेजेंट बैरम खान। तो ये इतना जो ये 4 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका था बैरम खान के अंडर, ठीक है। मतलब अकबर को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था, बिकॉज बैरम खान ऑलरेडी बहुत कुछ जो है मुगल कॉन्कर कर चुके थे और मुगल एम्पायर को एक्सटेंड कर चुके थे, राइट। So one of the major achievement of his regency period was defeat of हेमू, राइट, जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है 1556 में हुआ था, जिसमें एक तरफ जो मुगल आर्मी थी और दूसरी तरफ थे हेमू, ठीक है। हेमू आदिल शाह जो थे बंगाल, उनके वजीर थे। तो इसमें एक्चुअली इसमें ऐसा हो रहा था कि हेमू वॉज अबाउट टू विन दिस बैटल, बट ऑल ऑफ सडन जो है एक तीर आता है जो उनकी आंख में घुस गया, जिस कारण से वो अनकॉन्शियस हो गए और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल गई बैरम खान को इस बैटल को जीतने की। सो यहाँ पर था कि मेजर जो अचीवमेंट था वो यही था, डिफीट ऑफ हेमू, राइट, एंड द अफगान फोर्सेस इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुआ था, हु वर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू मुगल एम्पायर। अब यहाँ पे मैं ना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत तो आप लोगों को बता दिया, ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था हेमू के बीच में वर्सेस मुगल आर्मी थी, जिसे कौन लीड कर रहा था, जिसे बैरम खान जो है लीड कर रहे थे। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, प्लस ईयर भी बताएंगे, बिकॉज दोनों ही बैटल जो है इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड बैटल तो मैं यहाँ बता चुकी हूँ, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था और किस साल में हुआ था। क्लियर। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि अकबर के रूल को हम लोग 3 फेज में पढ़ते हैं। पहला 1556 से 60 तक प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान, ठीक है। फिर 1560 से 1562 तक महामंगा के अंडर, जिसे पेटीकोट रेजाइम भी कहा जाता है, एंड अकबर ने फिर खुद से डिसीजन लेना शुरू कर दिया था, वो 1562 से 1605 तक की बात है। सो हम लोग पहले बैरम खान के अंडर जो है अकबर के या मुगल एम्पायर में क्या क्या हुआ, पहले उसके बारे में बात करेंगे। सो बैरम खान पेट्रॉन थे अकबर के फ्रॉम 1556 1560, ठीक है, वो रीजेंट थे अकबर के। बैरम खान बदाख शाह जो है इसके रेसिडेंट थे, उन्हें प्यार से जो है उन्हें अफेक्शनेटली जो है खान बाबा कहा जाता था। बैरम खान को 2 टाइटल दिए गए थे, एक हुमायूं ने दिया था जिसे खान बाबा कहा जाता है, दूसरा अकबर ने उनको खाने खाना दिया था। बिकॉज हुमायूं ने उनको खान बाबा टाइटल दिया था तो अकबर उनको प्यार से खान बाबा ही बुलाते थे। नाउ अगर मैं बैरम खान के मेन अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो बैरम खान का था वो था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू विक्रमादित्य को हराना। सो अकबर ही रिप्रेजेंटेड बैरम खान ही रिप्रेजेंटेड अकबर इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो हेमू विक्रमादित्य के साथ हुआ था, जो कि वजीर थे आदिल शाह बंगाल के,
ठीक है, हु लेड द अफगान फोर्सेस. सो हेमू वॉज ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट ऑफ विक्ट्री, एज आई सेड कि वो जीतने ही वाला था, बट एक तीर जो उनकी आंखों में घुस गया जिस कारण से वो अनकॉन्शियस हो गए. एंड उनकी आर्मी को लगा कि यार मेन लीडर, जो मेन पर्सन है जो आर्मी को लीड कर रहा है, वही मरने वाला है, तो हमारे तो कोई चांसेस ही नहीं ना इस बैटल को जीतने के. तो हिज आर्मी फ्लेड एंड जो फॉर्च्यून था दैट फेवर्ड द मुगल्स. राइट. सो ड्यूरिंग द रीजेंसी पीरियड ऑफ बैरम खान, जो मुगल टेरिटरी थी वर एक्सटेंडेड फ्रॉम, अभी बता दूँ, काबुल से जौनपुर तक उन्होंने एक्सटेंड कर रखी थी. अजमेर को कॉन्कर कर रखा था, ग्वालियर को भी बैरम खान ने कॉन्कर करा था. तो ऑलमोस्ट लाइक 4 years में मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है ऑलरेडी बैरम खान कर चुके थे अकबर के लिए. क्लियर. सो देखिए, अब यहाँ पर ने हुआ यूँ कि मैंने आपको कहा कि 1556 से लेके 1560 का टाइम पीरियड है. ये 4 साल में मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है देखने को मिला है मुगल एम्पायर में. सो ऑब्वियस सी बात है कि बैरम खान जो है थोड़े से पावरफुल हो गए होंगे, लोगों को लगने लगा होगा यार ये जब भी कोई आर्मी लीड करता है, तो कोई भी बैटल को लीड करता है, तो हम जीत कर ही आते, तो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हो गए होंगे, पावरफुल भी हो गए होंगे लोग उनके, वो कुछ भी बोलते होंगे तो लोग डिनाई नहीं करते होंगे. सो यहाँ पर क्या हो गया कि बैरम खान जो है बहुत सारे डिसीजंस खुद से लेने लगे. ठीक है, मेन चीज उन्होंने ये करने लगे थे कि वो क्या करते थे कि पावरफुल नोबल्स को जो है ना खुद से अपॉइंट कर लेते थे, और ऐसे नोबल्स को अपॉइंट किया जाता था जो उनके सपोर्टर्स थे. ठीक है, और ये क्या करते थे, जो पुराने नोबल्स, जो ट्रस्टवर्दी लोग थे, उन लोगों को नेग्लेक्ट करते हुए अपने अकॉर्डिंग उन्होंने पावरफुल नोबल्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था. जिस कारण से जो नोबल्स थे, जो पुराने वाले और नए जिनको अपॉइंट कर लिया गया, उनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, और ये लोग कहीं ना कहीं अकबर को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे एंड अकबर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे थे. पहले ही अकबर बैरम खान के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बट ये वो टाइम पीरियड था जहाँ अकबर जो है वो भी सही गलत समझने लगे थे. राइट. तो इन कारण से, इन बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स और बैरम खान के बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, और थोड़े सा एरोगेंस भी आप कह सकते हैं, बैरम खान के बढ़ते एरोगेंस के कारण अकबर ने बैरम खान को 2 चॉइसेस दी. अकबर ने कहा कि या तो आप चुपचाप कोर्ट में बैठ जाओ, ठीक है, और कुछ इन्वॉल्वमेंट ना करो, या तो आप चुपचाप चले जाओ मक्का. ठीक है, बैरम खान यहाँ पे दुखी हो गए कि जो बच्चा जो है मुझे खान बाबा कह के पुकारता था, आज वो मुझे 2 चॉइसेस दे रहा है, तो मैं कैसे, मतलब कैसे कोर्ट में चुपचाप बैठ सकता हूँ. तो बैरम खान डिसाइडेड कि वो चले जाएंगे मक्का. राइट. तो जब वो, सॉरी राइट नहीं बोला है, नज़रअंदाज करना. सो जब वो मक्का जा रहे थे तो उन्होंने बेसिकली रिटायरमेंट ले लिया, बट मक्का जाते वक्त एक अफ़गान रूलर थे जिनका नाम है मुबारक खान लोहानी, उन्होंने बैरम खान को मार दिया. ठीक है, तो यहाँ पर बैरम खान वॉज असैसिनेटेड बाय एन अफगान जिनका नाम था मुबारक खान लोहानी. असैसिनेशन हुआ कहाँ पर था, तो पाटन नाम की एक जगह है जो कि गुजरात साइड है, वहाँ पर बैरम खान वॉज असैसिनेटेड. जैसे ही अकबर को पता चला कि बैरम खान की डेथ हो गई है, तो अकबर ने उनकी जो वाइफ थी और उनके जो बेटे हैं उनको आगरा बुला लिया था. ठीक है, उनको अब उनके अच्छे से सपोर्ट देने के लिए और उनके खाने पीने और जो भी है रहने का ध्यान रखने के लिए अकबर ने उनको बुला लिया. बाद में अकबर ने बैरम खान की ही वाइफ से शादी कर ली, उनकी जो विडो थी उनसे शादी कर ली, और उनके बेटे को अपना नाम देकर बड़ा करा. ठीक है, उनका बेटा जो कि बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदू पोएट था. ठीक है, और काफ़ी एक इन्फ्लुएंशियल नोबल बनता है अकबर के कोर्ट में. इतनी चीज़ें अभी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, जो छोटी सी स्टोरी बताई है वो याद रखना. सो देखिए यहाँ पे ऊपर यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है होना शुरू हो गए. ठीक है, तो अकबर ने 2 ऑप्शंस दिए कि या तो आप कोर्ट में सर्व कर लीजिए, या तो आप रिटायरमेंट लेके मक्का चले जाएं. सो बैरम खान ही चोज मक्का, बट ऑन हिज वे ही वॉज किल्ड बाय एन अफगान रूलर जिनका नाम है मुबारक खान लोहानी. कहाँ पर मारे गए थे, तो पाटन नाम की एक प्लेस है नियर अहमदाबाद, वेयर ही वॉज किल्ड. नाउ बैरम्स वाइफ एंड हिज यंग चाइल्ड वर ब्रॉट टू अकबर एट आगरा. अकबर ने बाद में उनकी विडो से शादी कर ली एंड ही ब्रॉट अप बैरम्स चाइल्ड एज हिज ओन, हु लेटर बिकेम फेमस एज अब्दुल रहीम खाने खाना, अ नोटेड हिंदू पोएट एंड इन्फ्लुएंशियल नोबल. ठीक है, यहाँ पर ना नोट में आप लोगों को थोड़ी सी हेमू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. हेमू जो कि वजीर थे या प्राइम मिनिस्टर थे जौनपुर रूलर आदिल शाह सुर के. ठीक है, 14th एंड लास्ट पर्सन. ठीक है, हेमू के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो वो थे हेमू. ठीक है, सो ही वॉज द 14th एंड लास्ट रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. नाउ द प्रिंसिपल एंड लास्ट हिंदू
एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ही इज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि कौन है? हेमू, राइट। तो इतनी चीज़ें हेमू के बारे में याद रखना। मेन सिर्फ ये पूछा जाता है द लास्ट पर्सन टू होल्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हेमू। हेमू कौन से बैटल में पार्टिसिपेट करा था, कौन से बैटल के बाद उनकी डेथ हो जाती है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मुगल आर्मी के साथ हुआ था, जिसे बैरम खान लीड कर रहे थे, जिसमें हेमू की डेथ हो जाती है। तो इतनी छोटी मोटे जो है चीज़ें बनती हैं, जो मैं आप लोगों को इनिशियली बता चुकी हूँ। आगे बढ़े तो पहला फेज हो गया है हमारा कंप्लीट कि अकबर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान। अब आ जाएगा अकबर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ महामंगा, ठीक है, जिसे पेटीकोट रजाइम भी कहा जाता है, या पेटीकोट रूल कहा जाता है, या पर्दा रजाइम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सो महामंगा जो है ये क्या थी? फॉस्टर मदर थी अकबर की, ठीक है। फॉस्टर मदर वो होती है जो कि रियल माँ नहीं है, जिन्होंने अपब्रिंगिंग ये सब करी है। बर्थ देने वाली माँ अलग होती है, और जिन्होंने अपब्रिंगिंग करी है उसे फॉस्टर मदर कहते हैं। सो अकबर की फॉस्टर मदर थी महामंगा, ठीक है, और उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए 2 साल तक 1560 से लेके 1562 तक अकबर वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा, ठीक है। सो अकबर ने महामंगा के जो बेटे थे आदम खान, उनको मार दिया था, जिस कारण से महामंगा काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले गए और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो 1562 में अकबर ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम हारेम ग्रुप। हारेम ग्रुप बेसिकली वुमेन्स का एक ग्रुप होता था, ठीक है, और जब आप किसी वुमेन के इन्फ्लुएंस में रहते थे तो उसे ग्रुप को हारेम ग्रुप कहा जाता था। लाइक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बोलूँ तो मुस्लिमों के घर में एक पूरा ऐसा एरिया होता था जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स रहती थी, उसे हारेम ग्रुप कहा जाता था। तो बस आप ये याद रखना कि 1562 में जब महामंगा की डेथ हो गई तो अकबर ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम हारेम ग्रुप, ठीक है। अब आदम खान को क्यों मारा था? बिकॉज आदम खान ने जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करे थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते थे, ठीक है, उतना ब्लडशेड वो करने लगे थे, जिस कारण से परेशान होकर अकबर ने उनको मार दिया था। बाकी इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अकबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कौन से कैंपेन हुए, कौन कौन इन्वॉल्व था, सिर्फ उन चीज़ों को देखना है। तो हम 2 पार्ट्स में देखेंगे, एक हो जाएगा नॉर्थ इंडिया कैंपेन और दूसरा हो जाएगा साउथ इंडिया कैंपेन। तो नॉर्थ इंडिया कैंपेन से हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे और 1561 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो 1560 देखो, इसके पहले का 1556 का आप लोग जानते हैं, 1556 से लेके 1560 तक जितने भी कॉन्क्वेस्ट हुए थे, ठीक है, या जितने भी कैंपेन्स हुए थे, उन सभी को बैरम खान जो है लीड कर रहे थे। सो इसलिए उनको नहीं देख रहे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। अब हम 1561 से जो दूसरे कैंपेन्स है उसे देख लेते हैं। सो 1561 में हुआ था मालवा कैंपेन। ये हुआ था बाज बहादुर और आदम खान के बीच में। यही अकबर को पता चल गया था कि आदम खान जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाते, काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड करते, वुमेंस के साथ एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, बच्चों के साथ एट्रोसिटीज़ कर रहे थे। ये चीज़ें जो है यहाँ पर अकबर को पता चल गई थी, और इसी के बाद जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आदम खान जो है किसी भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को या किसी भी आर्मी को लीड नहीं करेंगे, ठीक है। सो 1561 मालवा कैंपेन बाज बहादुर और आदम खान के बीच में हुआ था। 1562 आमेर कैंपेन हुआ था राजा भारमल। 1564 गढ़कटंगा गोंडवाना रानी दुर्गावती और आसफ खान के बीच में हुआ था। 1568 चित्तौड़ इन्वेजन, आई गेस चित्तौड़ इन्वेजन हम सभी जानते हैं, राणा उदय सिंह एंड अकबर के बीच में हुआ था। उसके बाद 1571 से 1573 तक गुजरात कैंपेन हुआ था, मुजफ्फर खान थर्ड वर्सेस अकबर। 1574 से 1576 बिहार और बंगाल में किया गया था। इसी विक्ट्री के बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो है उसे एस्टैब्लिश करा था। किसकी विक्ट्री के बाद? गुजरात कैंपेन की विक्ट्री के बाद। फिर 1574, 1576 बिहार एंड बंगाल, दाऊद खान वर्सेस मुनीम खान। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी बताने की भी जरूरत नहीं है, ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की आर्मी को कौन लीड कर रहे थे? मान सिंह, ठीक है, इसके साथ आसफ खान भी उनकी मदद कर रहे थे। सो 1576 हल्दी घाटी, राणा प्रताप वर्सेस मान सिंह एंड आसफ खान, ये थे अकबर के सारे नॉर्थ इंडिया कैंपेन्स। अब हम देख लेते हैं अकबर के साउथ इंडिया कैंपेन। तो साउथ इंडिया कैंपेन की बात करूं तो पहला जो था 1591 में खानदेश में हुआ था। रूलर कौन थे? अली खान थे। पर खानदेश में जब कैंपेन शुरू किया गया तो अली खान ने जो है वॉलंटरीली सबमिशन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया।
ऐसे बहुत सा हुआ था कि जब राणा प्रताप जो है उन्होंने हल्दीघाटी बैटल जब वो हार गए, तो बहुत सारे राजपूत रूलर ने ऑटोमेटिकली जो है विदाउट इवन ट्राइंग टू फाइट दे डिसाइडेड टू सबमिट, बिकॉज वो समझ गए थे कि मुगल जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और अपने प्रजा को, अपनी आर्मी को परेशान करने से बेटर है कि टू सबमिट। तो बहुत मतलब आफ्टर राणा प्रताप बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने क्या कर दिया था, सबमिट कर दिया था। फिर उसके बाद दौलताबाद, चांद बीबी 1599, मुराद, मतलब यहाँ पर मैं मुगल जनरल या सेनापति कौन थे उनकी बात कर रही हूँ, अबुल फजल और अकबर यहाँ पर थे। उसके बाद अहमदनगर, तो ये बहादुर शाह एंड चांद बीबी के बीच में हुआ था। बहादुर शाह एंड चांद बीबी जो है रूलर थे और 1600 में ही हुआ था। एंड आसिरगढ़, मिरान बहादुर 1601, और ये लास्ट कैंपेन था अकबर का। ठीक है, 1601 में अकबर का लास्ट कैंपेन था, इसलिए आसिरगढ़ का कैंपेन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन थे उस समय रूलर, तो मिरान बहादुर थे। और 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर अकबर के जितने भी कैंपेन्स हैं वो फाइनली ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है नॉर्थ इंडिया के कैंपेन्स सभी इंपॉर्टेंट है, कौन सा किसके बीच में हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, इतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ कैंपेन, इन्वॉल्वमेंट एंड ईयर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं राजपूत पॉलिसी। देखिए राजपूत पॉलिसी सभी को पता होगी कि अकबर जो है, द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर वाज क्वाइट नोटेबल। ठीक है, ही यूज्ड टू मैरी राजपूत प्रिंसेस द डॉटर ऑफ राजा भारमल, ठीक है, जिनका नाम था जोधा, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। जोधा अकबर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मूवी भी देखी होगी, सीरियल भी देखी होगी। मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। सो बेसिकली ये एक टर्निंग पॉइंट था इन हिस्ट्री ऑफ मुगल। इसके बाद से राजपूत जो है दे सर्व द मुगल्स फॉर 4 जनरेशन। आप कैन यू इमेजिन 4 जनरेशन तक राजपूत दे सर्व्ड द मुगल्स, राइट। फिर मैनी ऑफ देम दे रोज टू पोजिशंस ऑफ मिलिट्री जनरल, जैसे कि मानसिंह के बारे में हम लोग जानते हैं, राजा भगवान दास के बारे में हम लोग जानते हैं। ये लोग क्या हो गए थे, हाई पोजिशंस पर आ चुके थे। Mansingh was given senior position and Raja Bhagwan Das was also giving senior position in administration by Akbar. One by one all Rajputs they submitted to Akbar. तो धीरे धीरे जो मेनली जो है हल्दीघाटी बैटल के बाद मैक्सिमम ऑफ राजपूत जो है स्टेट्स दे सबमिटेड टू अकबर। अब हम देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जो कि है रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने हर बार सुनी होगी वो ये है कि अकबर ने जजिया टैक्स जो है उसे क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। जजिया टैक्स के अलावा अकबर ने पिलग्रिम टैक्स को भी क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। जजिया टैक्स क्या था, ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज किया जाने वाला टैक्स था। राइट, मतलब जो बेसिकली हिंदूज पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता था उसे जजिया टैक्स कहा जाता था। उसके अलावा पिलग्रिम टैक्स भी लगाया जाता था, तो इसे भी अकबर ने अबॉलिश कर दिया था। फिर अकबर ने, अब यहाँ पर ना मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले आप लोगों को बताती हूँ। 1575 में अकबर ने इबादत खाना जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, इबादत खाना जिसे हाउस ऑफ वर्शिप कहा जाता है, और इसे कहाँ बनाया गया था, तो इसे फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। ठीक है, तो क्या याद रखना है, 1575 इबादत खाना फतेहपुर सिकरी। ठीक है, क्या है इबादत खाना, इट वाज हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे लोग बैठकर जो है पूजा पाठ किया करते थे, उसे इबादत खाना कहा गया था। उसके बाद अकबर ने बहुत सारे रिलीजन्स के स्कॉलर्स को बुलाया था, जैसे कि हिंदुज़म, जैनिज़म, ज़ोरास्ट्रियज़म, क्रिश्चियनिटी, इन सभी स्कॉलर्स को बुलाया था ताकि इनसे इनके रिलीजन की कुछ अच्छी बातें, कुछ वैल्यूज़ जो है वो सीख सकें। उसके बाद अकबर ने एक फ़िलॉसफी प्रोपोगेट करी थी जिसे सुल ए कुल कहा जाता है। सुल ए कुल कहा जाता है, जो कि जिसका मतलब है पीस टू ऑल। इट वॉज काइंड ऑफ आइडिया ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, विच डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, जिसमें वो अलग अलग रिलीजन्स के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते थे। इस फिलॉसफी को प्रोपोगेट करा था अकबर ने, जिसे सूल ए कुल कहा जाता है। उसके बाद 1582 में उन्होंने इबादत खाना जिसे उन्होंने स्टार्ट करा था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, बिकॉज उनका मानना था कि इस इबादत खाना की वजह से बिटरनेस जो है अलग अलग रिलीजन्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद बदौनी एक कंटेम्प्रेरी ऑथर थे। ठीक है, ये क्रिटिक कहे जाते थे, अकबर के जितने भी रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स होते थे उनके क्रिटिक कहे जाते थे, जिनका नाम था बदौनी। शेख मुबारक याद रखना, ये रिलीजियस गुरु थे अकबर के। अकबर की नई रिलीजियस पॉलिसी को कौन ड्राफ्ट करा था, अबुल फैजी। अबुल फैजी वही है जिन्होंने अकबरनामा लिखी है। ठीक है, सो अकबरनामा इज रिटन बाय अबुल फैजी।
नाउ डिस्कशंस इन इबादत खाना का बता चुकी हूँ। झरोखा दर्शन जो है वो भी किसने शुरू करा था, तो वो भी शुरू करा था अकबर ने। बेसिकली झरोखा दर्शन में क्या होता था, अकबर जो है अपने जो भी उनका पैलेस होता उसकी बालकनी में आते थे, बाहर आते थे, एंड ही यूज टू इंटरैक्ट विद उनके जो भी प्रजा थी, ठीक है, उनके एम्पायर में रहने वाले जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करते थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते थे, ताकि जो उनकी फेथ जो है लोगों में बनी रहे, ठीक है, उन पर फेथ जो है, उनकी प्रजा को उन पर फेथ जो है बना रहे, इसलिए उन्होंने झरोखा दर्शन जो है शुरू करा था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने खुद का रिलीजन स्टार्ट करा था जिसे दिन ए इलाही कहा जाता है, जो कि उन्होंने 1582 में करा था स्टार्ट, ठीक है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, पूरी आपको पीपीटी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 1575 फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना वॉज कंस्ट्रक्टेड। सुल ए कुल क्या है, ये एक फिलॉसफी है जिसे अकबर प्रोपोगेट करते थे, जिसके थ्रू वो ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। शेख मुबारक ये रिलीजियस गुरु थे अकबर के। तीसरी चीज, झरोखा दर्शन किसने स्टार्ट करा था, तो झरोखा दर्शन जो है वो अकबर ने ही शुरू करा था, ठीक है। फोर्थ चीज, ओके, इबादत खाना था क्या, हाउस ऑफ वर्शिप। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अकबर ने अपना खुद का एक रिलीजन स्टार्ट करा था जिसे दीन इलाही कहा जाता है, जिसे उन्होंने 1582 में शुरू करा था। सो ही In 1582, he promulgated a new religion जिसका नाम है दीन इलाही और डिवाइन फेथ। बेसिकली दीन इलाही में क्या था, अकबर ने, मैंने अभी कहा था कि अकबर ने बहुत सारे स्कॉलर्स फ्रॉम अलग अलग रिलीजन्स जो हैं उन्हें अपने कोर्ट में बुलाया था, एंड अकबर ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे रिलीजन, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में क्या अच्छी अच्छी वैल्यूज़ है वो मुझे बताओ, ठीक है, क्या अच्छे अच्छे गुड पॉइंट्स क्या है वो मुझे बताओ, ज़ोरास्ट्रिज्म में क्या है वो मुझे बताओ। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे रिलीजन के लोगों को बुलाया, उस रिलीजन के अलग अलग गुड पॉइंट्स को लिए, उन सभी को मिलाकर उन्होंने दीन इलाही में कंपाइल करके अपना खुद का एक रिलीजन स्टार्ट करा जिसे दीन इलाही कहा गया, ठीक है। इसके बाद दीन इलाही, पहला तो ईयर याद रख लेना, 1582 में आया था। दूसरा, पहला हिंदू पर्सन जिन्होंने इस रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट करा था वो थे बिरबल, ठीक है। बिरबल ने दीन इलाही रिलीजन को फॉलो करा था। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है, इस रिलीजन को फॉलो करने वाले सिर्फ 15 लोग थे, ठीक है। बेस्ट पार्ट वॉज कि अकबर जो है ही डिडंट कंपेल, किसी को उसने फोर्स नहीं करा था कि मेरा ये नया रिलीजन ऐसे फॉलो करो, इस तरीके की चीज़ अकबर ने नहीं करी थी। अकबर चाहते थे कि लोग वॉलंटरीली जो है इस रिलीजन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। सो ये कब आया था, 1582, और ये 3-4 बातें दीन इलाही से याद रखना, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें। सो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाएगा कि जो एम्पायर था उसे सूबास, दैट इज प्रोविंस में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। इट वाज गवर्न बाय अ सूबेदार जो कि पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस दोनों को फॉलो किया करता था। हर सूबा का कुछ ना कुछ ऑफिशियल्स थे, ठीक है, दीवान, बख्शी, सदर, काजी, ये हर सूबा के कुछ ना कुछ ऑफिशियल्स जिनको अपॉइंट किया जाता था। दूसरा जो डिवीजन था वो था जागीर, ठीक है। जागीर जो है वॉज अलॉटेड टू नोबल्स, एंड जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे उन्हें दिया जाता था। फिर थे खलीसा। खलीसा बेसिकली इट वॉज अ ट्रैक्ट जो कि रॉयल एक्सचेकर के लिए रिजर्व करके रखा जाता था। इनाम ये रिलीजियस लीडर्स को दिया जाता था, एंड हाफ ऑफ इट वॉज अनकल्टिवेटेड, ठीक है। सो देखिए, अलग अलग दूसरे 3 डिविजन आपको याद रखने हैं, जागीर, खलीसा और इनाम। लोकल गवर्नमेंट में बात करूँ तो वो पर्सन जो कि लॉ एंड ऑर्डर को चेक करने का काम करता था उसे फौजदार कहा जाता था। जो कि लैंड को असेस करने का काम और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे उनको अमाल गुजार कहा जाता था। एंड जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के जो चीफ ऑफिसर्स होते थे सरकार के, बेसिकली उन्हें अमाल गुजार कहा जाता था। तो 2 लोकल गवर्नमेंट में 2 ऑफिसर्स याद रखने, एक है फौजदार, ठीक है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को चेक करने का काम करते थे। दूसरे हैं अमाल गुजार लैंड को असेस करने का एंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते थे, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का डिस्काउंट कोड जो कि है सेफ 12, ठीक है। सो आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हैं, आप लोगों को 12% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये जो कोड है विल बी एप्लीकेबल फॉर एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्सेज एंड जो भी इंडिविजुअल कोर्सेज है एसएससी के एप्लीकेशन पर, ठीक है। सो मेक श्योर इस कोर्स को एक बार जाके विजिट कीजिए, डिस्काउंट कोड यूज़ कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, राइट। अब हम देख लेते हैं लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो एक
सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जिसे जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम कहा जाता था। ये जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम जो है ये राजा टोडरमल जो है उनका एक आइडिया था। ठीक है, टोडरमल पहले सुर डायनेस्टी में कोर्ट में बैठा करते थे, बाद में वो अकबर के कोर्ट में आ गए थे, तो टोडरमल की थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, वहाँ नहीं जाएंगे। बट इन्होंने एक लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट करा था जिसे जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम भी कहा गया है, बहुत सी जगह टोडरमल बंदोबस्त सिस्टम भी कहा गया है। इसके अलावा बाद में क्या हुआ, अकबर ने इसी बंदोबस्त सिस्टम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा और वो लेकर आए दहशाला सिस्टम। दहशाला सिस्टम में क्या होता था, लास्ट 10 ईयर्स का जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है, जितना एवरेज यील्ड प्रोडक्शन कितना हुआ है, राइट, रेवेन्यू कितना लिया जाता था, उन सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाता था। उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद एक रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था। तो ये दहशाला सिस्टम एक मॉडिफाइड वर्जन था जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम का। ठीक है, सो दहशाला, दह मतलब क्या होता है 10। ठीक है, तो इससे ये आइडिया लगा लेना आप लोग कि जो रेवेन्यू है वॉज फिक्स ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड मेजर्ड, और इसको मेजर, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट किसके बेसिस पे की जा रही है, तो लास्ट 10 ईयर्स का पूरा एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें की जाती थी, या जो नया रेवेन्यू है उसे फिक्स किया जाता था। तो इट वाज एन इम्प्रूव्ड वर्जन या अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जब्ती सिस्टम, ये भी याद रखना। उसके बाद याद रखना बत्ताई बख्शी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता था, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसे स्टेट और पीजेंट्स के बीच में एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या कर दिया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो पीजेंट्स हैं उन लोगों को ऑप्शन दिया जाता था कि तुम दहशाला सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो या तुम बत्ताई बख्शी सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, सो याद रखना दहशाला लास्ट 10 ईयर्स एनालिसिस याद रखना, एंड बत्ताई बख्शी या फिर गोला बख्शी सिस्टम जो है, तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसे स्टेट एंड पीजेंट्स के बीच में एक फिक्स प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद है नसक या फिर कनकुट। ठीक है, दिस वॉज द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीजेंट हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, नसक या फिर कनकुट। फिर अकबर के टाइम पर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड जो है उनको अलग अलग नाम से कैटेगराइज किया गया था। जैसे कि जो पोलाज लैंड होती थी, इसका मतलब ये है कि पोलाज एक ऐसी लैंड है जिसे आप हर साल कल्टीवेट कर सकते हो। ठीक है, पराती एक ऐसी लैंड है जो कि विच इज़ कल्टिवेटेड 1 and 2 years, जिस पे आप लोग कल्टिवेशन जो है 2 साल में एक बार कर सकते हो। चचर वो है जिस विच इज़ कल्टिवेटेड 1 and 3 या 4 years, और बंजर वो है जिसको आप कल्टिवेशन, बेसिकली बंजर पे आप कल्टिवेशन कर ही नहीं सकते हो, फिर भी जो है 5 साल में आप एक बार कोशिश कर सकते हो उस पर कल्टिवेशन करने की। ठीक है, सो पोलाज, पराती, चचर और बंजर। ठीक है, ये क्या थे, कैटेगराइजेशन थे लैंड के जो कि अकबर के टाइम पर हुए थे। इसके बाद कानूनगोस, वर्ड याद रखना, डायरेक्ट वर्ड से, टर्म से खेला जाता है एग्जाम में कि कानूनगोस कौन थे। तो ये लोग कौन थे, ये हेरिडिटरी होल्डर्स थे लैंड के, किसके टाइम पर थे, अकबर के टाइम पर थे। ठीक है, उसके बाद करोरीज, करोरीज कौन थे, तो करोरीज ये कुछ ऑफिसर्स थे जिनको नॉर्थ इंडिया में अपॉइंट किया जाता था, जिनका काम होता था रुपए को कलेक्ट करना। ठीक है, अकबर के टाइम पर जो रुपी जो वैल्यू होती थी उसे दाम कहा जाता था। ठीक है, तो वो इससे कलेक्ट करने का काम कौन करते थे, कारोरीज करते थे। तो ये कुछ इनके लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ हो गई। यहाँ पे यही बताया गया है, यहाँ पर दहशाला सिस्टम का मतलब बताया गया है 1580 में इंट्रोड्यूस। दह का मतलब है 10, एक एवरेज निकाला जाता था पूरा एनालिसिस करने के बाद लास्ट 10 ईयर्स का। ठीक है, जो चीज़ मैं बता चुकी हूँ क्या था, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स अलॉन्ग विद द एवरेज प्राइजेस, के लास्ट 10 ईयर्स से प्रोडक्शन कितना हुआ है और प्राइजेस कितनी थी, उसका पूरा एवरेज कर कर एनालिसिस कर कर नई रेवेन्यू जो वैल्यू है उसके फिक्स किया जाता था। उसी को क्या कहा जाता था, दहशाला सिस्टम। इसे तोदरमल बंदोबस्त सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। अब देखो, अब आता है मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, अगर मैं मनसबदारी सिस्टम की बात करूँ ना, तो पहले तो समझ लो कि मनसब का मतलब होता है रैंक अलॉट करना या फिर रैंक। ठीक है, सो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने स्टार्ट करी थी। अकबर ने इस सिस्टम के थ्रू रैंक एंड पोजीशंस जो है अलॉट करना शुरू कर दिया था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो पहली चीज़ मनसबदारी सिस्टम क्या है, तो क्या है ये, रैंक एंड पोजीशंस अलॉट की जाती थी। किस चीज़ में इसको लाया गया था, तो इसको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग किस्म की रैंक जो है अलॉट की जाती थी। इसमें 2 मेन रैंक्स है जो कि आपको पढ़नी है, एक है जट और दूसरी है सवार। जट जो है ये बेसिकली कितने
मेंबर्स होंगे, कितने सोल्जर्स होंगे आपकी आर्मी में, वो बताया जाता था। तो इसमें एक जो भी सोल्जर है उसके पर्सनल स्टेटस की बात की जाती थी, ठीक है, प्लस उसको कितनी सैलरी दी जाएगी इसकी बात की जाती थी। वैसे जब मैं सवार की बात करूँ तो सवार जो है एक हॉर्समैन है, ठीक है। बेसिकली इसमें ये था कि एक पर्सन जो है अपने साथ कितने हॉर्सेस को मेंटेन करेगा, वो होती थी सवार, ठीक है। तो ये रैंक उनको दी जाती थी जो कि हॉर्स को मेंटेन करने का काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग रैंक्स दी गई है, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम का मनसब का मतलब ही ये है कि रैंक एंड पोजीशन अलॉट करना। मनसबदारी सिस्टम को मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अगर मैं मनसबदारी सिस्टम की बात करूँ तो इसका 3 मेन क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। पहला है मनसबदार, ठीक है, वो ऑफिसर्स जिनकी रैंक या मनसब 500 से कम है उन्हें मनसबदार कहा जाएगा। उसके बाद आमिर, वो ऑफिसर्स जिनकी रैंक या मनसब 500 से 2500 के बीच में है उन्हें आमिर कहा जाएगा। आमिर ए उम्दा, ठीक है, वो ऑफिसर्स जिनकी मनसब या रैंक 2500 से ऊपर है उन्हें आमिर ए उम्दा कहा जाएगा। तो ये जो रैंक्स थी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जट और सवार बता चुकी हूँ। जट पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी के बारे में बताता था। सवार हॉर्समैन था कि कितने लोग जो हैं, देखिए सवार का एक बता देती हूँ। सवार रैंक क्या थी? हॉर्समैन थी, ठीक है। इट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ सवार्स को कितने हॉर्स मेंटेन करें, मतलब ऐसा फिक्स था कि हर सवार को एटलीस्ट जो है 2 हॉर्सेस को क्या करना था? मेंटेन करना था। ये क्या थी? सवार रैंक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा, क्या मनसबदारी सिस्टम हेरिडिटरी था? तो जी नहीं, मनसबदारी सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है। मनसबदार जो है वह पेड बाय असाइनिंग जागीर्स, ठीक है। तो मनसबदार को जागीर्स जो है पे करके असाइन किया जाता था। ये था हमारा मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। मेन चीज सिर्फ याद रखना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या था इसमें? रैंक्स जो है अलॉट की जाती थी। कॉइनेज की बात करूँ तो गोल्ड कॉइन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे अशरफिया या मोहर कहा जाता था, ठीक है। फिर जो कॉइन्स है, ठीक है, ही ऑल्सो बिगेन डेटिंग हिज कॉइन एज पर हिज न्यू एरा, दैट इज इलाही एरा, जो कि 1584 में शुरू हुआ था। तो दिन इलाही रिलीजन के बाद आया था, तो रिलीजन आया था 1582 में और इलाही एरा कब आया? 1584 में, ठीक है। ये हो गया कॉइनेज के बारे में। ये है अकबर के 9 रत्न। मेन आपको याद रखना है कि 9 रत्न थे कौन, और उन्हें अगर कुछ अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है तो वो याद रखना। जैसे कि अबुल फजल, अभी ये स्टार्टिंग में बताई हूँ, इन्होंने आयने अकबरी और अकबरनामा जो है इस बुक को लिखा है। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन थे ये थे बैरम खान के बेटे, ठीक है। इन्होंने ना बहुत सारी बुक्स को ना ट्रांसलेट करने का काम करा है, जैसे कि, और इन्होंने बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट ये किया करते थे। जैसे कि इन्होंने बाबरनामा को टर्की लैंग्वेज में जो है क्या किया था? ट्रांसलेट करा था। उसके बाद बिरबल, ठीक है, एक हिंदू एडवाइजर थे, मेन कमांडर थे, मुख्य सेनापति थे ऑफ आर्मी इन द कोर्ट। अकबर ने इनको राजा बिरबल टाइटल दिया था एंड अकबर वॉज ओनली हिंदू जिन्होंने क्या करा था? अकबर लौते हिंदू थे जिन्होंने कौन से रिलीजन को फॉलो करना शुरू करा था? अकबर का जो रिलीजन है दिन इलाही, उसे फॉलो करना शुरू करा था। उसके बाद मिर्ज़ा अजीज़, ठीक है, इन्हें कोटल ताश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ही वॉज द फॉस्टर ब्रदर ऑफ अकबर, built by Mirza Aziz Koka, a mausoleum for himself at the time of Jahangir Zareen. उसके बाद फैज़ी, तो अबुल फैज़ी और फैज़ी जो है, अबुल फजल और फैज़ी ये दोनों भाई थे। इन्होंने लीलावती जो है उसे ट्रांसलेट करा था पर्शियन लैंग्वेज में। अंडर हिज सुपरविजन महाभारत को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। एज ए सेड, अकबर के टाइम पर बहुत सारी बुक्स जो है उसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जिसमें से फैज़ी ने लीलावती एक बुक है जिसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था, एंड महाभारत को भी इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इन ट्रांसलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। उसके बाद राजा मान सिंह मनसबदार थे। राजा तोदरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अकबर बेस्टोड हिम द टाइटल ऑफ दीवान ए अशरफ। टाइटल याद रखना कि अकबर ने दीवान ए अशरफ टाइटल किसको दिया था? राजा तोदरमल को।
क्यों इतना ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी? बिकॉज उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने देशाला सिस्टम को स्टार्ट करा था। उसके बाद तानसेन की बात करूँ तो म्यूजिशियन थे, हिंदू थे, ग्वालियर के, ठीक है। ही सर्व टू द किंग रामचंद्र हु गेव हिम द टाइटल तानसेन। अकबर ने इनको मियान जो है ये टाइटल दिया था, ठीक है। तो तानसेन को तानसेन टाइटल राजा रामचंद्र ने दिया था, एंड तानसेन को मियान टाइटल जो है अकबर ने दिया था, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि तानसेन की जो कब्र है, ठीक है, जो मकबरा है, वो किस साइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। तो हजनामा, जिसमें 1200 पेंटिंग्स जो है ये किसके रीन को बिलोंग करती है? तो ये अकबर के रीन को बिलोंग करती है, ठीक है। सो हजनामा कंसिस्टेड ऑफ 1200 पेंटिंग्स, इट बिलोंग्स टू अकबर्स रीन। उसके बाद यूरोपियन स्टाइल जो थी पेंटिंग की, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अ पोर्चुगीज प्रीस्ट इन अकबर्स कोर्ट, ये भी याद रखना। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं कि जसवंत और दशवंत, ठीक है, ये दो फेमस पेंटर्स थे किसके कोर्ट में? ठीक है, तो वो अकबर के कोर्ट में पेंटर्स थे। नाउ पर्शियन पोएट्स इन हिज कोर्ट, वो थे अबू फजल और उनका भाई अबुल फैज, ठीक है। फैजी वही है जिन्होंने लीलावती एंड महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा है, और अबू फजल वही है जिन्होंने अकबरनामा लिखी है, ठीक है। उसके अलावा हिंदू पोएट्स भी थे, ठीक है, जैसे कि तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। उसके बाद अकबर ही कमीशन्ड द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन। ऐसे सेट के अकबर के टाइम पर बहुत सारे बुक्स जो है उनको पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया गया था। तो इससे उन्होंने क्या करा था, एक अलग से पूरा जो है एक ऑफिस जैसा बनाया था जहाँ पर लोग जो है ये ट्रांसलेशन का ही काम किया करते थे, ठीक है। तो मकताब खाना, जिसे ट्रांसलेशन ब्यूरो भी कह सकते हो, वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग अकबर के टाइम, ठीक है। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? इसलिए ताकि जो भी फेमस संस्कृत वर्क्स है या कोई दूसरी भी लैंग्वेज में तो उसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके, ठीक है। द राजमना इन पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। उसके बाद अकबर पीरियड वॉज पॉपुलरली नोन एज द रेनेसॉ ऑफ पर्शियन लिटरेचर। देखिए, जब मैं अकबर की बात करती हूँ तो अकबर के टाइम पर लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। जब मैं शाहजहाँ की बात करती हूँ तो शाहजहाँ के टाइम पर आर्किटेक्चर की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। हुमायूं की बात करती हूँ तो हुमायूं वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। तो अगर हम पूरा एम्पायर की बात करें ना, मुगल एम्पायर, तो कोई ना कोई रूलर किसी ना किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम भी किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, छोटी मोटी चीज़ों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता, जबकि हम पूरा पढ़े हुए होते तब भी हमारे दिमाग में वो बात नहीं रहती। अब हम देख लेते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। सो पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। गुजरात कैंपेन जहाँ पर उनको विक्ट्री मिली थी, उसके बाद उन्होंने फतेहपुर सिकरी जो है उसे क्या करवाया था, बनवाया था, ठीक है। मैनी बिल्डिंग्स इन गुजराती एंड बंगाली स्टाइल्स आपको इस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगी। इसके बाद अकबर ने दीवाने आम इसे बनवाया था, जो कि हॉल था ऑफ पब्लिक ऑडियंस, और एक दीवाने खास जो कि प्राइवेट हॉल था। नाम से ही समझ में आना है, दीवाने आम, आम मतलब आम लोगों के लिए, खास मतलब खास लोगों के लिए, तभी वो क्या है, एक प्राइवेट हॉल है, ठीक है। द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इन इट इज जामा मस्जिद, ठीक है, एंड द गेट वे टू इट इज कॉल्ड बुलंद दरवाजा, ठीक है, या फिर अ लॉफ्टी गेट। उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एट फतेहपुर सिकरी वो है जोधाबाईस पैलेस एंड पंचमहल, जिसमें 5 स्टोरी बिल्डिंग है। देन ड्यूरिंग अकबर्स reign, Humayun's tomb was built at Delhi and it had a massive dome of marble. It may be considered the precursor of Taj Mahal. उसके बाद अकबर्स tomb at Sikandara near Agra was completed by Jahangir. He also built Agra fort in red sandstone and also Jahangiri Mahal in it according to हिंदू डिज़ाइन। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है जो कि अकबर के टाइम के हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हमने सारी चीज़ें अकबर से जितने भी पॉसिबल चीज़ें बन सकती है, उनके मिलिट्री, रिलीजन, उन्होंने अलग अलग जो भी पॉलिसीज़ लेकर आए, सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हु रोट अकबरनामा, ठीक है। सो ये आप लोगों को लिखना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट है तो वो भी आप लोगों को पूछना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आज मैंने राइट ज़्यादा नहीं बोला होगा, तो आई होप मैं आप लोगों ने जो भी कहा है उस पर खरी उतरी हो, ठीक है। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।